हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में हम देखेंगे तीसरा चैप्टर यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे इसके बारे में और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कृषि की शुरुआत कैसे हुई और भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पिछले वीडियो में इसको समझ चुके हैं। जो छात्र पिछला वीडियो नहीं देखे पहले वो देख ले। अब देखिए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि अच्छे फसल उत्पादन के लिए हमें कौन कौन से क्रियाकलाप करने चाहिए। इन सारे चीज को तो देखिए 8 प्रोसेस हमें करना पड़ता है फसलों के उत्पादन के लिए। तो बारी बारी से इन सारे प्रोसेस को समझेंगे और मतलब जो ग्रामीण स्टूडेंट है, जो गांव में रहने वाले छात्र हैं, उन्हें ये सारा चीज पहले से ही पता है, लेकिन जो शहरी छात्र है जो खेती बाड़ी का काम नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा समझने की आवश्यकता। वैसे हम लोग समझते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा टेक्निकली इसको हम लोग देखेंगे, डिफाइन करेंगे, तो सबके लिए काफी आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस सबको पता है, मिट्टी तैयार करना। यानी जब भी हम लोग कोई फसल उगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि मिट्टी को तैयार किया जाए। मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या? प्लॉगिंग करना जो होता है यानी खेतों की जुताई करना। मिट्टी तैयार करने का मतलब होगा कि हम खेतों की जुताई करेंगे यानी प्लॉगिंग करेंगे फील्ड्स को, तब जाकर मतलब सॉइल जो है प्रिपेयर होगा यानी मिट्टी तैयार होगा। और खेतों की जुताई का मतलब क्या है? वही मिट्टी को उलट पलट करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं खेतों की जुताई। तो रियल मायने में होता क्या है कि जैसे फसल उगाने के लिए बीज का विकास सही ढंग से हो, बीज डेवलप होने के लिए मिट्टी में नमी की मात्रा होनी चाहिए और धूप तेज प्रकाश पड़ने के चलते मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जब हम प्लॉगिंग करते हैं, जब खेत की जुताई करते हैं, तो फिर नीचे मिट्टी के कुछ मतलब सेंटीमीटर नीचे की जो परत है वो ऊपर आती है, ऊपर की परत नीचे चली जाती है, तो मिट्टी जो है उलट पलट हो जाता है और नीचे की परत जब ऊपर आ जाती है तो थोड़ा नमी युक्त होती है और साथ ही साथ मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होता है, तो वो ऊपर आता है जो बीजों के मतलब अधिक से अधिक विकास के लिए उपयोगी होता है। तो इसलिए मिट्टी का उलट पलट करना काफी आवश्यक है, जिसे हम जुताई की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए जुताई के लिए अब यहां आपको समझ में आ गया कि आखिर हम खेतों की जुताई क्यों करते हैं भाई, ये समझ में आ गया। अब आपको हम बताते हैं कि खेतों की जुताई के लिए जो परंपरागत तरीका था, परंपरागत तरीका का मतलब प्राचीन काल में या बहुत समय पहले, आज से बहुत समय पहले परंपरागत तरीका जो अपनाया जाता था खेतों की जुताई का, उसमें होता क्या था कि एक जोड़ा बैल का, आज भी कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि इस तरह का तरीका अपनाया जाता है, एक जोड़ा बैल के सहायता से। और होता क्या था कि लकड़ी और लोहा का बना हुआ मतलब हल होता था। हल में लकड़ी का हल होता था जिसमें लोहा का फाल लगा हुआ होता था और फिर लोहा के फाल के मदद से ये हल को एक जोड़ा बैल की सहायता से खींचा जाता था और फिर हल का फाल जो है वही जो लोहा का होता था वो जमीन के अंदर से जाकर और फिर जुताई का काम करता था। तो ये मतलब पारंपरिक तरीका है और इसमें फिर जुताई करने के बाद क्या होता था कि मतलब मिट्टी के बड़े बड़े ढेले खेत में दिखाई देने लगते थे। तो फिर यहां पे एक प्रोसेस किया जाता था, जब बड़े बड़े ढेले दिखाई देते थे तो लकड़ी का जो होता है जिसको हम पाला वगैरह भी मतलब उस कहा जाता था, इसको शुद्ध भोजपुरी में हेंगी कहा जाता है। तो उसको मतलब हेंगी के सहायता से, पाला की सहायता से उस ढेले को मतलब तोड़ा जाता है पहले चलाकर, मतलब जुताई के बाद। यानी पहले तो खेत जोताला फिर ओकरा बाद हेंगाला। तो ये पारंपरिक तरीका से ऐसा होता था। अब देखिए अगर आधुनिक तरीके की बात करें तो देखिए आधुनिक समय में क्या हुआ कि आधुनिक मतलब आजकल ये इसका प्रचलन लगभग समाप्ति हो गया। आजकल ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से खेतों का जुताई हो रहा है और ट्रैक्टर को छोड़िए आज भारत के ही कुछ राज्यों में पावर टिलर जैसे आधुनिक यंत्र भी खेतों की जुताई के लिए उपलब्ध हो चुका है। यानी अब पावर टिलर के माध्यम से भी खेतों का जुताई किया जा रहा है।
तो पहला प्रोसेस था मिट्टी तैयार करना, और मिट्टी तैयार करने के लिए यह प्रोसेस अपनाना पड़ता है। अब देखिए जब मिट्टी तैयार हो जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद दूसरा प्रोसेस है बीजों का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ सीड्स, यानी अच्छे से अच्छे बीजों को अब चुनना होगा ताकि अगर खेतों में बोया जाए तो प्रोडक्शन जो है, उत्पादन काफी अच्छा हो, यानी बीजों का चयन किया जाना आवश्यक है। तो देखिए बीजों का चयन जो है जनरली जितना अच्छा क्वालिटी का बीज बोएंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। इसके लिए सामान्यतः क्या जाता है कि दूसरे कभी ऐसा भारत के बहुत से स्टेट्स में ऐसा होता है कि सरकार जो है विदेशों से मतलब सीड्स को इंपोर्ट करती है, बीजों का आयात करती है जो काफी क्वालिटीज का होता है, और उसको खेतों में बोया जाता है जिससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। या अपने यहाँ का भी अगर बीज वगैरह है तो सेकंड प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं कि चुनकर बीजों को पहले हम चुनते हैं, या फटकने वगैरह के मेथड से ये चुनकर या उसको फटक कर पहले हम उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको बोते हैं। या फिर मतलब बीजों का जो किस्म होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। आजकल जनरली अच्छे उत्पादन के लिए, बहुत अधिक उत्पादन के लिए हाइब्रिड किस्म का यानी इसको हिंदी में कहा जाता है संकर नस्ल, हाइब्रिड किस्म के यानी संकर किस्म के बीजों का यूज जो है अधिक किया जा रहा है, बिकॉज इससे फसलों का उत्पादन काफी अधिक होता है। तो हाइब्रिड का प्रचलन आजकल बहुत अधिक। और हाइब्रिड बीज तैयार कैसे किया जाता है, तो देखिए हाइब्रिड बीज का मतलब हुआ कि जैसे एक कम क्वालिटी वाला एक बीज है जो काफी कम क्वालिटी का है, और एक बीज है जो मतलब थोड़ा अधिक क्वालिटी का है, और जब इस कम क्वालिटी वाले बीज में अधिक क्वालिटी वाले बीज के साथ प्रजनन कराया जाएगा तो फिर बीज का जो नया जो जनरेशन उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे हाइब्रिड किस्म का बीज। और इसका यूज जब खेतों में किया जा रहा है तो इससे प्रोडक्शन जो है काफी अधिक हो रहा है। तो हमें ध्यान कहां हमारा जा रहा है, बीजों के चयन पे, यानी जब हम अच्छे तरह के अच्छे किस्म के बीजों का चयन करेंगे तो फिर प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होगा। अब देखिए हम बात करेंगे तीसरे प्रोसेस की। तो देखिए तीसरा प्रक्रिया क्या है, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए अब दो काम तो हो गया, मिट्टी तैयार कर लिए, बीजों का चयन कर लिए, अब हमें क्या करना है, उस बीज को बोना है, यानी बीजों का बुआई करना है जिसको हम सोइंग कहते हैं। अब देखिए बीजों को जो खेत की जुताई हुआ है, जुताई किए गए पार्ट में पहले हम बीज बोते हैं, उसके बाद से उसको पाला के माध्यम से यानी हेंगाने का काम किया जाता है। तो देखिए सोइंग हम मतलब बीजों के सिलेक्शन के बाद जो अच्छा बीज हम सेलेक्ट किए हैं उस अच्छे बीज को मिट्टी में क्या किया जाएगा, मिट्टी में उसको मिला दिया जाएगा, और मिट्टी में मिलाने के बाद ऊपर से फिर से एक बार जो पाला चलाया जाता है जिसको हम भोजपुरी में हेंगाना बोलते हैं, जब उसको हेंगा देंगे तब वो मतलब बीज जो है मिट्टी के अंदर चला जाता है, और फिर कुछ दिन के बाद वहां से अंकुरन वगैरह स्टार्ट होता है और बीज जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करता है, और इस प्रकार मतलब पौधा का जो फसल होता है उसका विकास शुरू होता है, यानी बुआई का काम होता है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको समझना है, ये जो बुआई का काम है ये भी दो तरीके से होता है, बुआई का काम भी दो तरीका से होगा। देखिए कैसे, एक बुआई का काम ऐसा होता है कि बीज को मतलब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एक ऐसा तरीका है कि बीज को डायरेक्टली हम खेत में बो देते हैं, बीज को डायरेक्टली खेत में बो दिया जाता है। और फिर दूसरा तरीका यह है कि पहले बीज को मतलब किसी ग्राउंड में, किसी अलग खेत में, एक छोटे मतलब बीज को खेत के छोटे भूखंड में पहले तैयार किया जाता है, मतलब छोटा छोटा खेत का जो भूखंड है, छोटा छोटा जो भाग है, वहां पे पहले बीज को तैयार किया जाता है, और बीज जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो थोड़ा बढ़ने के बाद उसको वहां से उखाड़ कर और फिर जिस खेत में उसको बोना होता है उसको उखाड़ कर और फिर दूसरे खेत में बोया जाता है। तो देखिए यहां पे ये दो तरीका है। अब आपको एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं तब ये क्लियर होगा। जैसे जब अगर हम बात करेंगे गेहूं बोने का या मक्का बोने का, तो गेहूं या मकई वगैरह बोया जाता है तो डायरेक्टली जिस खेत में उगाना होता है उस खेत में उसके बीज को हम गिरा देते हैं, यानी उसी खेत में हम बुआई कर देते हैं और उसी खेत में वो उपजता है और उसी खेत में बड़ा होता है, उसी खेत में कटाई वगैरह होता है। लेकिन
अगर हम बात करें धान का यानी चावल का, तो जब धान का बुआई करना होता है तो सबसे पहले हमें खेत के कहीं छोटे भूखंड में या किसी ग्राउंड वगैरह में हमें पहले धान के बीज को डेवलप करना होता है। तो पहले धान का बीज बोया जाता है और जब थोड़ा सा बड़ा बड़ा उसका साइज होता है, बस इतना बड़ा लगभग साइज उसका जब हो जाता है तो उसको वहां उस जगह से उखाड़कर और फिर जिस खेत में बोना होता है उस खेत में ले जाकर हम बोते हैं, यानी एक जगह से उखाड़कर फिर दूसरे खेत में बोया जा रहा है। तो ये बुआई का तरीका दो प्रकार का हो गया, तो ये भी क्लियर हुआ। तो देखिए तीसरा प्रोसेस था हमारा बुआई यानी सोइंग, और फिर चौथा प्रोसेस क्या होगा, जब हम मतलब बुआई का काम कर देंगे तो बुआई के काम करने के बाद मतलब हमें खेत में खाद और उर्वरक मिलाना होता है। यानी खेत में हमें क्या करना होता है, कुछ मैन्योर्स यानी खाद और कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह खेत में हमें मिलाना होता है। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाने से और इससे क्या फायदा होता है। तो रियल मायने में फसलों के विकास के लिए, जो खेतों में हम फसलों का उत्पादन करते हैं, पौधे जो लगाते हैं, उसके विकास के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और वे सारे पोषक तत्व अगर मिट्टी में उपलब्ध है तब तो ठीक है, लेकिन जनरली मिट्टी के द्वारा सारे पोषक तत्व या जल के द्वारा सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जिसके चलते हमें क्या करना पड़ता है कि अलग से खाद और उर्वरक का यूज करना पड़ता है, ताकि जो पोषक तत्व चाहिए फसलों को वो पोषक तत्व खाद और उर्वरक से मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार के फसलों को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की मतलब अधिक आवश्यकता होती है। जैसे धान के लिए किसी अलग पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता है, मक्का के लिए किसी अलग पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। तो जिस फसल के लिए जो पोषक तत्व चाहिए और वो पोषक तत्व जिस प्रकार की खाद और उर्वरक में मिलेगा, वैसे खाद और उर्वरक का यूज किया जाता है उस खेत में। और जब वैसे खाद और उर्वरक का यूज करेंगे तो बिकॉज फसलों को अच्छे तरीके से पोषक तत्व मिल जाएगा, तो फिर फसलों का डेवलपमेंट, फसलों का विकास भी बढ़िया तरीका से होगा। तो देखिए खाद और उर्वरक के बारे में यानी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में हम आज बस इतना ही समझाएं। इसका एक क्लास और हम लेंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, खाद कैसे तैयार किया जाता है, उर्वरक कैसे तैयार किया जाता है, जैविक खाद क्या होता है, मतलब कौन से खाद हम अपने से तैयार करते हैं, कैसे फैक्ट्रीज में बनता है, ये सारे चीज को हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे। तो आज हम खाद और उर्वरक की यूज में बस इतना ही रहने देगा। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर खाद और उर्वरक का यूज क्यों किया जाता है खेतों में। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सिंचाई का यानी इरिगेशन का। यानी खाद और उर्वरक मतलब पहले तो बीज का बुआई होगा, खाद और उर्वरक मिलाया जाएगा और फिर जब बीज का आकार कुछ बड़ा हो जाएगा, बीज का साइज जब बढ़ जाएगा तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, यानी हमें इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है और फिर हम सिंचाई करते हैं। तो देखिए सिंचाई की अगर बात किया जाए तो फिर आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि सर सिंचाई क्यों करते हैं। तो आपको हम बता दें कि रियल मायने में मिट्टी में बहुत सारा ऐसा पोषक तत्व होता है जिसको मतलब जो फसलें हैं उसको डायरेक्टली मतलब ऐसे ही उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, फसलें ऐसे ही उसको मतलब अवशोषित नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब हम सिंचाई करते हैं, जब मिट्टी में जल मिलता है तो मिट्टी में जल मिलने के चलते वो पोषक तत्व जल में घुल जाते हैं और जल में घुलने के बाद फसलें जो है उसको घुलनशील अवस्था में ऑब्जॉर्ब करती है और तब उसको वो पोषक तत्व प्राप्त होता है। फिर से समझिए, हम अभी बताएं कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो जल के साथ घुलने के बाद जब घुलनशील अवस्था में आ जाती है तब मतलब पौधे जो होते हैं उसको मिट्टी से ऑब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्टली उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर बारिश वगैरह अधिक मात्रा में हो गया तब तो मतलब मिट्टी में जो पोषक तत्व हो बारिश के जल में घुल जाएगा और पौधे उसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन बारिश वगैरह नहीं होने के चलते हमें सिंचाई करना पड़ता है ताकि सिंचाई के जल में भी वो घुल जाए पोषक तत्व और फिर उसको घुलनशील अवस्था में पौधों के द्वारा ऑब्जॉर्ब कर लिया जाए और जब वो सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे तो फिर पौधों का विकास जो है सही ढंग से हो पाएगा। क्लियर हुआ ये चीज भी। अब देखिए आपको एक और चीज हम बताते हैं, सिंचाई की जहां तक बात है तो सिंचाई के भी दो तरीके, एक पहले जो तरीका अपनाया जाता था उसको हम परंपरागत तरीका बोलेंगे और फिर सिंचाई के कुछ आधुनिक तरीकों की बात भी हम लोग यहां करने वाले हैं।
तो देखिए अगर परंपरागत तरीका की बात किया जाए तो पहले क्या होता था कि हालांकि अभी भी नहर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, लेकिन नहरों का यूज करना तो बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही नहरों का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई करने में किया जाता है। नहरों का यूज करेंगे, तालाब का यूज करेंगे, पोखरा का जो पानी वगैरह होगा उसका यूज करेंगे, फिर यहां से नलकूपों वगैरह का यूज किया जाएगा, कुआं वगैरह के माध्यम से जल निकाल कर और सिंचाई का काम किया जाता था। तो ये सारे जो तरीका है ये परंपरागत तरीका मतलब है सिंचाई का, मतलब ये बहुत पहले से इस तरीके को अपनाया गया है। लेकिन सिंचाई के हम कुछ आधुनिक तरीके की बात अगर करें तो आधुनिक तरीके में आप सुने होंगे ड्रिप तंत्र के बारे में, आप सुने होंगे छिड़काव तंत्र के बारे में, आप सुने होंगे लिफ्ट सिंचाई के बारे में। तो ये सब सिंचाई के ऐसे तरीके हैं, आधुनिक सिंचाई के तरीके हैं और ये काफी यूजफुल है हमारे लिए, बहुत उपयोगी है। बिकॉज आज के समय में हमें जल का संरक्षण किया जाना हमारे द्वारा काफी आवश्यक है। हमें जल को बचाना है, जल को संरक्षित रखना है और इस माध्यम से जैसे हम पंप सेट या जो क्या होता है बोरिंग वगैरह होता है जिसके माध्यम से भूमिगत जल को निकाला जाता है और अधिक मात्रा में जल का मतलब दोहन हो जाता है सिंचाई करने में। लेकिन अगर हम ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, लिफ्ट सिंचाई वगैरह का यूज करेंगे तो ये सिंचाई के आधुनिक तरीके का यूज करने से कम मात्रा में जल की खपत होती है और सिंचाई भी सही ढंग से हो पाता है। डायरेक्टली जैसे पौधों के जड़ तक डायरेक्टली जल पहुंचेगा, जहां पानी पहुंचाना वहां पहुंचेगा, पूरे खेत में पूरा मतलब अधिक मात्रा में पानी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो आधुनिक तरीका है जल के संरक्षण के लिए काफी उपयोगी है। तो सिंचाई के ये सारे साधन है। तो हम लोग सिंचाई के बारे में समझे तो आपको हम बताएं कि मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले बीजों का चयन करना, फिर उसके बाद बुआई करना, फिर खाद और उर्वरक मिलाना, फिर सिंचाई करना और ऐसा क्यों करते हैं ये सारी चीज को हम बताएं। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसके बाद वाला जो प्रोसेस है छठा 6 नंबर अगर देखा जाए तो हमें अब क्या करना होता है, हमें निकौनी करना होता है। आप समझिए इसके बारे में, हमें अब निकौनी करना होता है, इसको निराई भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे वीडिंग, यानी हमें वीडिंग करने की अब आवश्यकता है। अब आपको बताएं कि सर ये वीडिंग क्या है या निराई। देखिए अजीब लग रहा है ना, निकौनी, निराई, ये सब शुद्ध लैंग्वेज हिंदी का जो वर्ड है इसको देखकर देखिए, ये जो निराई है ना यानी निकौनी, इसको शुद्ध भोजपुरी में बता आपको क्या बोलते हैं, सुने है ना कि चलो लोग खेत चेखुरे के बाद, तो जो चेखुराई होला ना, चेखुराई खेत चेखुरे वाला चीज, या तो फिर उसको हम निराई बोलेंगे। या फिर जब फसल जो है मतलब बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें से जो खरपतवार वगैरह जिसको हम वीड्स बोलते हैं, खरपतवार वगैरह जब बहुत अधिक खेत में उग जाते हैं, मतलब जो अवांछनीय पौधे होते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती खेत में उग जाते हैं, उसको खेतों से हटाना, इसी प्रोसेस को हम निकौनी बोलते हैं। फिर से समझिए, टेक्निकली इसको हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मतलब फसलों के साथ, फसल जो हम उगाते हैं उस पौधे के साथ खेत में कुछ अन्य अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप सुने होंगे मोथा, भोजपुरी में मोथा सुने, मकई का पौधा उगाया जा रहा, बीच बीच में मोथो उपज गई, बीच बीच में दूब उपज गई, सारे मतलब जो अवांछनीय पौधे हैं ये सब उपज जाते हैं और इसे हमें खेत से साफ करने की आवश्यकता होती है। यानी खेत से इन सारे अवांछनीय पौधों को, जिसे हम खरपतवार कहते हैं, वीड्स, ये सारे वीड्स को साफ करने की जरूरत है, सबको हटाने की जरूरत है। और जब ये सारे वीड्स को हम हटाते हैं तो इसी प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है, यानी इसी प्रोसेस को निराई या निकौनी के नाम से जाना जाता है। अब क्लियर हुआ आपको? अब देखिए यहां और आगे हम आपको समझाएं तो आपके मन में सर सवाल है कि सर आखिर बताइए ऐसा क्यों किया जाता, मतलब क्यों आवश्यक है कि जो अवांछनीय पौधे हैं उसको हटा दिया जाए, जो घास, दूब या मोथा वगैरह जो उपज गया उसको हटाना, साफ करना क्यों जरूरी है। तो देखिए मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, अब सोचिए कि जैसे सोचिए मकई का ही फसल बोया गया, मक्का का, अब हुआ क्या कि खेत में मकई का जितना पौधा नहीं है उससे ज्यादा जंगल उपज गया, उसमें दूब, मोथा वगैरह उससे ज्यादा उपज गया है। तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं मकई जितना प्राप्त नहीं करेगा, मिट्टी का सारा पोषक तत्व तो वहीं अब्जॉर्ब कर लेगा, जो अवांछनीय पौधे उपज गए हैं, मोथा, दूब वगैरह जो भी उपज गए, मिट्टी के सारे पोषक तत्वों को वहीं अवशोषित कर लेंगे।
आधा से अधिक पोषक तत्व वहीं ऑब्जर्व कर लेंगे, तो फिर जो असली पौधा है जिसका उत्पादन हम करना चाह रहे हैं उसको पोषक तत्वों की बहुत कम आपूर्ति होगी, जिसके चलते उसकी उत्पादन में कमी आ जाएगी। लेकिन जब वीडिंग कर देंगे, वो सारे अवांछनीय पौधे को हटा देंगे, तो मिट्टी के सारे पोषक तत्व हमारे फसलों को प्राप्त होगा और तब जाकर फसलों का विकास सही ढंग से होगा। इसलिए वीडिंग करना काफी आवश्यक होता है। क्लियर हुआ ये चीज भी। अब देखिए, जब वीडिंग कर देंगे यानी निकौनी कर देंगे, निराई समय समय पे, जैसे मकई वगैरह की फसल में 2, 3, 4 बार भी करना पड़ जाता है कभी कभी वीडिंग। धान के फसल को भी 1, 2 बार 3 बार वीडिंग करना पड़ जाता है। और वीडिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा सातवां प्रक्रिया क्या होता है, कटाई का। यानी वीडिंग कर देंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, हार्वेस्टिंग करना है, यानी कटाई करना है। तो देखिए, जब फसल पक जाता है तो फसल के पकने के बाद एक विशेष प्रकार का मौसम आता है जब फसल पक जाता है और फसल की पूर्ण परिपक्वता की स्थिति में हम क्या करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं। उसका अब कटाई करने के भी आधुनिक तरीके, परंपरागत तरीके के माध्यम से अगर समझे तो वही हंसिया वगैरह के माध्यम से हम खेतों की फसलों की कटाई करते हैं। और आधुनिक तरीके में बहुत से हार्वेस्टर्स वगैरह आ चुके हैं। हार्वेस्टर्स मतलब बहुत से आधुनिक तरीके हैं जो फसलों की डायरेक्टली कटाई करते हैं। जैसे आप गेहूं की ही बात कीजिए, आप देखे होंगे कि जनरली हमारे क्षेत्र में आज गेहूं का आज भी या धान वगैरह का हंसिया के माध्यम से हम कटाई करते हैं ना। लेकिन बहुत से डेवलप स्टेट्स जो है कृषि के मामले में, वहां पे बहुत सारे हार्वेस्टर्स आ चुके हैं और हार्वेस्टर्स के माध्यम से खेतों की कटाई काफी आसानी से हो जाता है। नीट एंड क्लीन तरीके से कटाई होता है, फसलों का वेस्टिंग भी काफी कम होता है। तो इस प्रकार मतलब कटाई के भी आधुनिक और परंपरागत दोनों तरीके हैं और फसलों की कटाई भी सावधानी पूर्वक किया जाता है। अब आपको जब हम फसलों की कटाई कर लेंगे तो अब लास्ट कंडीशन आएगा, फसलों की कटाई कर लिए, अब कटाई करने के बाद जो अनाज का उत्पादन हुआ, अब चैलेंज आपके सामने आएगा कि उसका भंडारण करना है। अब सोचिए, अब आप इसको सोचेंगे कि सर इसको क्या आवश्यकता है समझाने का, ये तो हम लोग खुद समझ रहे हैं। भंडारण करना है, क्या भंडारण करना है, अब खेत अनाज काटिए ले बनी, अनाज आइए गल घर, वो करे खाली घर में गोदाम में क्या कहल जाला, ड्रम वगैरह में, भोजपुरी में ना कहल जाला डेहरी वगैरह में करा के रख देवे के बखाली नहीं। बात ये नहीं है, सोचिए समझिए थोड़ा सा। यहां बात ये है कि आखिर हम किस प्रकार का भंडारण करें कि हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार का भंडारण किया जाना ज्यादा उपयोगी होता है। भंडारण के लिए दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली चीज कि इसके कुछ अजैविक घटक हैं जिसको हमें समझना है, और फिर इसके कुछ जैविक घटक हैं जिसको हमें समझना है। तो देखिए, अजैविक घटक में हमें दो चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज की नमी और दूसरा चीज की तापमान यानी टेम्परेचर। तो आपको हम बताएं कि जब हम फसलों की कटाई करते हैं, जब फसल परिपक्व हो जाता है उसको कटाई करते हैं, तो उसमें नमी की मात्रा मतलब थोड़ा अधिक होता है। और अगर हम उसको उसी तरीके से भंडारित कर दे, उसी तरीके से हम गोदाम में रख दे, उसी तरीके से हम ड्रम में रख दे, तो फिर बहुत कम समय में उसमें जो होता है फफूंद वगैरह, इसको हम फंगस बोलते हैं, कवक, भोजपुरी में जाना का भुअरी कहल जाला, यानी भुअरिया जाए जल्दी से अनाज। लेकिन अगर हम क्या करें कि उस अनाज को पहले सुखा लें और सुखाने के बाद उसमें नमी की मात्रा को 14% से कम कर दें। जब अनाज में नमी की मात्रा 14% से कम हो जाती है, तब उसमें फंगस यानी कवक लगने की संभावना कम हो जाती है, कवक लगने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें भंडारण करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अनाज में नमी की मात्रा को 14% से कम कर देना, और इसके लिए अनाज को अच्छी तरीके से सुखाना जरूरी है। मकई का उत्पादन किए, गेहूं का उत्पादन किए, सरसों का उत्पादन किए, तो पहले उसे हमें सुखाना चाहिए। उसको हम सुखा लें और सुखाने के बाद ही उसको भंडारित करें, ताकि जल्दी से वो खराब ना होने पाए, उसमें फंगस या कवक वगैरह न लगने पाए। दूसरी चीज, हमें टेम्परेचर का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और देखिए, सामान्यतः कम तापमान वाले जगह पर अनाजों का भंडारण किया जाना आवश्यक होता है, अच्छा माना जाता है। जैसे देखिए, आप आलू वगैरह का स्टोरेज देखें ना, कि आलू को अगर लंबे समय तक हमें सड़ने से बचाना है तो हमें क्या करना पड़ता है,
कोल्ड स्टोरेज में उसको जमा करना पड़ता है, आलू को रखना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज यानी ठंडा घर, सुने हैं? तो ठंडा घर में, कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, वहां का टेम्परेचर काफी कम होता है, वहां तापमान बहुत कम होता है, और जब कम तापमान में उसको रखेंगे तो अधिक से अधिक समय तक वो सुरक्षित रहेगा। वैसे चाहे आप किसी भी अनाज की बात करें, अगर उसको कम तापमान वाले जगह में रख रहे हैं तो वह अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा। अगर उसको बहुत गर्म जगह पे, बहुत अधिक टेम्परेचर वाले जगह पर उसको आप अगर भंडारित कर रहे हैं तो वह बहुत जल्द ही खराब होगा। तो इसलिए हमें ये दोनों चीज, नमी और टेम्परेचर, दोनों चीज को ध्यान में रखना चाहिए भंडारण के समय। और साथ ही साथ कुछ जैविक घटक भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। आप भोजपुरी में एक सुने होंगे, घून लागल। अनाज में भंडारण करने के बाद बहुत जल्दी घून लग जाता है, तो हमें उसका उपाय करना चाहिए ना। अनाज में तरह तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो अनाज को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारे जो जीव हैं, ये सारे जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव अनाज में नहीं लगने पाए, किस स्थान पे हम अनाज को भंडारित करें जहां पे ये सूक्ष्म जीव नहीं लगे, जहां पे इस प्रकार के जो क्षति पहुंचाने वाला जीव है अनाज तक नहीं पहुंच सके, या अनाज में हम क्या मिलाकर रखें, अनाज को किस प्रकार भंडारित करें कि ये सूक्ष्म जीवों से अनाज बचा रहे, ये सारे बातों का ध्यान रखकर और तभी हमें भंडारण का काम करना चाहिए, तब जाकर अनाज लंबे से लंबे समय तक भंडारित रहेगा। आप सोचिए, अगर ये सारे प्रोसेस सही ढंग से किया गया है कटाई तक, लेकिन भंडारण अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो फिर ये सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। थोड़े ही दिन के बाद अनाज सारा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा और किसी काम का नहीं होगा। तो ये सारे जो प्रोसेस धीरे 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 सब अच्छी तरीके से किया गया है, एक बुरा कदम हमारा सारा काम खराब कर देगा। इसलिए भंडारण पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, आज की क्लास में हम आपको बताएं कि ये सारे प्रोसेस जो है, जो कृषि में अच्छे उत्पादन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, और ये किस प्रकार करेंगे तो ज्यादा उपयोगी होगा, ये सारे चीज को समझे और आप इसको कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिए। हालांकि काफी आसान लैंग्वेज है और काफी आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाए भी हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिए कि कॉपी में नोट करें। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से वीडियो एक दो बार चलाकर आप देखिए और इसको अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खास तौर से खाद और उर्वरक की यूज के बारे में, जिसमें हम खाद और रासायनिक उर्वरक के बारे में समझेंगे।